relative motion between two surfaces in contact. Friction always opposes the relative motion between two surfaces in contact. If there is no relative motion, then it opposes the tendency of motion. इसमें सारा चीज आ गया. अगर मोशन है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और अगर मोशन नहीं है तो जिस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी उस टेंडेंसी को अपोज करेगा. लोग ध्यान में रखें. दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की कंडीशंस क्या है? बॉडी को ट्रांसलेट करने, एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. इफ द बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट मींस नेट फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो. और रोटेशन के लिए टॉर्क की जरूरत होती है. अगर बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस नेट टॉर्क ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बिकम जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो. और टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप जानते ही हो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से मिलता है. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ से उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा. और क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा, where theta is angle between r vector and f vector. r sin theta को ही मैंने लिखा है r परपेंडिकुलर. r और f के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसमें फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया. तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे आएगा ही. और फोर्स जीरो होने का मतलब है कि x डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होना चाहिए, y डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका समेशन जीरो होना चाहिए, जेड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका समेशन जीरो होना चाहिए. तीनों कंपोनेंट जीरो होना चाहिए. समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ जेड शुड बिकम जीरो. तो इक्विलिब्रियम में मेनली यही दो पॉइंट है जिसके बेसिस पे सारे इक्वेशंस बन सकते हैं. तीन इक्वेशन यहाँ बन सकता है, चौथा इक्वेशन यहाँ से बन सकता है. तो चार इक्वेशन आपको बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन. इसके अलावा एक इसमें थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमेज थ्योरम. लैमेज थ्योरम से फायदा यह होता है कि कम स्टेप में आपका सॉल्यूशन आ जाता है. बिना लैमेज थ्योरम के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर लैमेज थ्योरम क्या है कि अगर किसी एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा गया है विद द हेल्प ऑफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस, तो एक रिजल्ट है जिसका इस्तेमाल करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है. इसमें क्या बताया गया है देखिए. इफ दिस इज अ बॉडी in equilibrium, this body is in equilibrium. इस पे तीन फोर्स काम कर रहा है, F1, F2 एंड F3. थ्री फोर्सेस आ रहे हैं और सबके बीच का एंगल है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा. F1 के सामने वाला एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, और F2 के सामने एंगल है बीटा एंड F3 के सामने ये है गामा. F1, F2 and F3 are concurrent forces, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. अगर ये तीनों फोर्स कंकरेंट है और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा है, देन अकॉर्डिंग टू लैमेज थ्योरम रिजल्ट है F1 डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले एंगल का साइन, F2 डिवाइडेड बाय उसके सामने का जो एंगल है साइन बीटा, एंड F3 बाय साइन गामा. ये तीनों इक्वल होता है.
तो इससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करने में नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनाने पड़ेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, इफ 10 kg mass is in equilibrium, find tension in each string। जी का वैल्यू 10 लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करिए तो थोड़ा। तो आंसर सही बताया, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज देयर। तो 10 के ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे टेंशन लगेगा T1 और इसका वेट लगेगा नीचे 10 into G। Therefore, for equilibrium T1 equals 100 Newton। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट देयर आर 3 फोर्सेस, T1 हो गया डाउनवर्ड, T2 हो गया लेफ्ट साइड और T3 हो गया इधर। हम लोग आसानी से लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। सो फ्रॉम लैमिस थ्योरम वी कैन अप्लाई T1 अपॉन T1 ये हो गया, और T2 और T3 के बीच में एंगल है 120, सो साइन 120 डिग्री। T2 डिवाइडेड बाय T2 ये है, तो T3 और T1 के बीच में ये एंगल है 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T3 है, तो T1 और T2 के बीच का एंगल यहाँ लिया जाएगा साइन 90। T1 मालूम हो चुका है ऑलरेडी, ये 100 न्यूटन, तो इससे T2 पता चल जाएगा। सो T2 इज T1 टाइम्स साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री। T1 साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, 1/2, और साइन 120 की वैल्यू 60 के बराबर होती है, तो ये कैंसिल हो गया। 100 अपॉन √3 न्यूटन T2 का वैल्यू हो गया। T3 साइन 91 हो गया, T3 is T1 upon sin 120, so T3 is T1 divided by sin 120, T1 is 100 and sin 120 is √3/2, so 200 by √3 न्यूटन आंसर। ये तो हुआ लैमिस थ्योरम से, और डायरेक्टली सॉल्व करना है ऑल्टरनेट। देखिए यहाँ बिना लैमिस थ्योरम का, सिंस इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट रेस्ट में है, तो T3 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। T3 sin 30 और ऊपर हो जाएगा T3 cos 30। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे तो T3 cos 30 will balance T1। For equilibrium T3 cos 30 is balancing T1 and T2 will balance T3 sin 30। यहां से आ जाएगा, तो यहां से T1 मालूम है 100 न्यूटन, तो T3 is on cos 30, cos 30 is 3/2, 200 by √3, और यहां से आ जाएगा T2 equals T3 into sin 30, T3 is 200 by √3 into half, 100 by √3। देख लीजिए, आप लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बिना लैमिस थ्योरम यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक वर्टिकल सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच में एंगल है थीटा, और दोनों सरफेस के कांटेक्ट में एक स्फीयर रखा गया है जिसका मास है m। तो दोनों वाल नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे वाल के ऊपर। यू हैव टू कैलकुलेट बोथ द नॉर्मल रिएक्शन, अलग अलग दोनों वाल का नॉर्मल रिएक्शन बताना है। नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से चलना है हम लोगों को। यू कैन सी इस बॉडी पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। स्फीयर है तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। ये वाल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा हॉरिजॉन्टली इस तरफ, एज्यूम इट n1। ये वाल भी अपने सरफेस के, ये सब 90 डिग्री पे लगता है, ये भी इस पे परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे। दिस इज n2, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस 3 फोर्सेस, यहाँ से इसके सेंटर पे ध्यान दीजिए,
N1 इधर, N2 इधर और mg नीचे, 3 फोर्स इसके सेंटर पे काम कर रहा है। तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो स्फीयर के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं फ्रॉम द सेंटर एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो यू कैन इजीली अप्लाई लेमिस थ्योरम, तुरंत आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगा दीजिए, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम। इसमें करना क्या है, mg डिवाइडेड बाय साइन n1 डिवाइडेड बाय एंड n2 डिवाइडेड बाय, ये 3 चीजें आपको करना है। ये एंगल थीटा है, अब सारा एंगल डिसाइड करना होगा पहले। ये एंगल थीटा है तो बाकी एंगल्स कितने कितने होंगे, दिस लाइन यू कैन सी। और ये क्वाड्रिलैटरल है, देखिए यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, आमने सामने के एंगल्स 180 डिग्री हैं, 90 प्लस 90, तो ये दोनों मिलके भी 180 होगा, यानी यहाँ से ये पूरा 180 माइनस थीटा होगा, जिसमें से यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल, समझिए बात को, ये क्वाड्रिलैटरल है, ऐसे आमने सामने का ये दोनों एंगल 90 90 180 हो गया, ये पूरा और ये मिलके 180 होना चाहिए। तो ये थीटा है, ये 90 है, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 90, और ये 90 180, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। बस ये डिसाइड करना था, इंपॉर्टेंट एंगल्स क्लियरली आपने अपने कॉपी में चेक करिए, जो मैंने लिखा है वो एंगल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा। तो n1 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन mg एंड n2 लेंगे, ये थीटा, ये 90, सो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, n1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच एंगल है 90 प्लस थीटा। नाउ n2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब बचा mg डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का एंगल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 है, इसमें से थीटा माइनस हो गया, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया सॉल्व। यहाँ से n1 आ जाएगा, तो n1 इज mg अपॉन sin 180 minus theta is sin theta and sin 90 plus theta is cos theta. So n1 is mg cot theta and n2, यहाँ से देखिए n2 sin 91 हो गया, sin 90 plus theta cos theta हो गया, cos theta या यहाँ से कर लेते हैं n2, sin 90 is 1, this is sin 180 minus theta sin theta, तो ऊपर चला जाएगा cosec theta, mg cosec theta, these two are the answer। जहां दिक्कत है पूछिए हमसे। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, अगर रॉड एबी इक्विलिब्रियम में है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा एट द एंड ए, और दोनों सरफेस कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। फाइंड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ mg। फोर्सेज मैं बोर्ड पे शो कर दे रहा हूँ, चलिए आपको हिंट मिल जाएगा। एट एंड ए नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा Na, एट एंड बी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा Nb, सेंटर ऑफ द रॉड पे वेट ऑफ द रॉड लगेगा mg, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स, रॉड की टेंडेंसी फिसलने के पीछे होगी तो एक फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो 4 फोर्स हैं, 1 2 3 4, these 4 forces are acting on the rod but rod is in equilibrium, so frame all the equation। 2 इक्वेशन तो ऐसे ही बन जा रहा है फटाफट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन में 2 फोर्स है, तो these forces must be balanced। देखिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड क्या इक्वेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए Nb मस्ट बैलेंस फ्रिक्शन एंड वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए Na मस्ट बैलेंस Mg। तो म्यू वगैरह मालूम नहीं है कुछ,
तो ये दो इक्वेशन बना, अननोन 3 है, एफ एन बी एन, 3 अननोन है और इक्वेशन 2 ही है, एक इक्वेशन और चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन आएगा टॉर्क से। वी कैन टेक टॉर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द रॉड, रॉड ही नहीं बाहर भी, वो चूंकि रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो वो पॉइंट पे टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेज मस्ट बी जीरो। A point पे torque due to all the forces must be zero. B point पे torque due to all the forces must be zero. Center of the rod is C. If we take torque about center C, then net torque due to all the forces must be zero. सबसे आसान कहाँ होगा? पॉइंट ए पे। अगर पॉइंट ए पे नेट टॉर्क जीरो लेते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल एक्शन पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन में मेहनत कम करनी पड़ेगी, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोग बाद में चेक करिएगा, पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क लेके देखिएगा। सिंस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम आल्सो, सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड आल्सो बी जीरो। सिंस रॉड is in rotational equilibrium, therefore net torque about point O, not only point A, about any point we can do zero. Point A के about torque लेने के लिए torque due to friction plus torque due to normal action A plus torque due to normal action B plus torque due to mg, सबका सम जीरो होगा। अब रॉड का लेंथ 2L मान लेते हैं, B से C तक L और C से A तक L, ऐसा मान लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो, टॉर्क ड्यू टू एन ए जीरो। रीजन, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं और ये दोनों फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो भी होगा जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क जो भी होगा उसको निगेटिव लिखते हैं। तो चेक करने का आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन, एक फिंगर रखिए जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क लेना, और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमा के देख लीजिए, एन बी उसके डायरेक्शन में घुमाइए, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी निगेटिव होगा इसका टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू एन बी विल बी निगेटिव। टॉर्क ड्यू टू एन बी एंड टॉर्क ड्यू टू एम जी के लिए पॉइंट ए पे एक फिंगर रखिए और एम जी के डायरेक्शन में घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, पॉजिटिव, यानी इसका टॉर्क पॉजिटिव है, इसका टॉर्क निगेटिव है। टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो एन बी फोर्स का डायरेक्शन ये है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से चाहिए यहाँ से, यानी ये डिस्टेंस पॉइंट ए से उस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जिस फोर्स का टॉर्क लेना है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये 2L है, तो ये हो जाएगा 2L sin 30, 2L sin 30 डिग्री into magnitude of the force, because it is clockwise, so minus sign, क्लॉकवाइज है इसलिए एक माइनस साइन भी लगाएंगे, प्लस mg का टॉर्क पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, mg का डायरेक्शन है ये, तो इस फोर्स पे पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L cos 30, L cos 30 is the perpendicular distance multiplied by mg, this is equal to 0। तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन रहा है 2 sin 30, sin 30 is हाफ, तो sin 30 से ये 2 कट गया, L पूरे में कैंसिल, तो बच गया यहाँ NB, दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा mg, और cos 30 is √3/2, तो इससे NB तुरंत निकल गया, √3/2 into mg। NB की वैल्यू आ गई mg √3/2, Na ऑलरेडी आ चुका है mg, हेंस Na आ गया, mg आ गया, और NB और फ्रिक्शन दोनों बराबर ही है, NB is equal to friction, therefore NB equals friction equals √3/2 into mg and Na equals mg, यही आंसर हो गया।